तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने हाइड्रोस्टैटिक्स खत्म कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से हाइड्रोडायनेमिक्स। तो हाइड्रोडायनेमिक्स जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होता है भाई, जब फ्लूइड जो है वो मोशन में होगा। जैसे पानी रिवर में फ्लो कर रहा है तो मोशन में है, पाइप में फ्लो कर रहा है तो मोशन में है। तो फ्लूइड इज इन मोशन, तो ये हाइड्रोडायनेमिक्स होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि याद रखेंगे बच्चों कि जैसे ये पाइप है ना, इस पाइप के अंदर कोई भी फ्लूइड है, लिक्विड है इस तरीके से, तो आप खुद सोचो ये कब फ्लो होगा। जब अगर आप सोचो कि इस पॉइंट का प्रेशर P1 है और इस पॉइंट का प्रेशर P2 है, तो अगर प्रेशर P1 ग्रेटर देन प्रेशर P2 होगा तो ये जो फ्लूइड है वो राइट की तरफ मूव करेगा, राइट की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर प्रेशर P2 जो है वो ग्रेटर देन P1 है तो फिर फ्लूइड इसी पाइप में लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। यानी और अगर प्रेशर सेम होता तो फिर ये मूव नहीं करता, फिर मोशन में नहीं होता। यानी कि फ्लूइड को मोशन में लाने के लिए किन्हीं दो पॉइंट्स पे क्या कंडीशन चाहिए, प्रेशर डिफरेंस। यानी फ्लूइड को मोशन में लाने के लिए प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, तभी जो फ्लूइड है वो मूव कर सकता है, नहीं तो मूव नहीं करेगा भाई, है ना। तो हमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कराना पड़ता है जब भी हमें फ्लूइड चाहिए, मोशन चाहिए होता है फ्लूइड का, है ना। तो ये जो पहला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे लिख लीजिए कि भाई फ्लूइड मोशन में तभी आएगा जब दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं whenever there is a pressure difference, there is a pressure difference between two points, then there is flow of fluid और हमेशा फ्लो होता है हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर है। फिर याद यहाँ पर भी हम कुछ अजम्पशंस लेके चलेंगे। जैसे मैंने बताया ना आइडियल फ्लूइड लेते हैं, तो यहाँ पे आइडियल फ्लूइड तो है ही, वो तो कंडीशन है ही, मतलब और भी कुछ अजम्पशन है एक आध दो, वो भी हम लिख लेते हैं ना। मतलब फिर से लिख लेते हैं ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अजम्पशंस मेड फॉर फ्लूइड डायनेमिक्स। तो फ्लूइड डायनेमिक्स की स्टडी करने के लिए जो अजम्पशंस लिए गए हैं वो अजम्पशन क्या क्या है वो हमें देखना है। तो सबसे पहली बात तो वही है बच्चों, मतलब फ्लूइड आइडियल होना चाहिए। तो आइडियल के लिए क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो फ्लूइड होना चाहिए वो नॉन विस्कस होना चाहिए, है ना बच्चों। फ्लूइड मस्ट बी नॉन विस्कस। नॉन विस्कस नॉन विस्कस का मतलब बहुत थिन लेयर होना चाहिए, थिन लिक्विड होना चाहिए। थिन लिक्विड लाइक जैसे कि आपका वाटर होता है ना, तो जितना थिन लिक्विड होगा उतना ज्यादा आपका फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस होगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों, याद करो मैंने बताया था कि फ्लूइड शुड बी इनकम्प्रेसिबल, है ना बच्चों। तो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब आपका जो है डेंसिटी एंड वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट। फिर तीसरी चीज जो ये है, याद करो मैंने आपको बताया था इट शुड बी इररोटेशनल। तो ये इररोटेशनल होना चाहिए। तो इररोटेशनल का क्या मतलब था मैंने आपको बताया था, याद करो
कि अगर कोई पाइप है उसमें पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो उसमें अगर आपने कोई बॉल रख दी है तो वो लीनियर मोशन होना चाहिए, उसका ओमेगा नहीं होना चाहिए, मतलब उसको रोटेशन नहीं करना चाहिए। लीनियर केवल ट्रांसलेशनल मोशन अगर बॉडी करती है किसी भी मोशन ऑफ फ्लूइड में, तो वो आपका इररोटेशनल फ्लूइड कहलाता है। तो इररोटेशनल हम मानेंगे, मतलब जो भी प्रॉपर्टी मानेंगे वहां पे हम ये बोलेंगे कि कोई भी बॉडी उस फ्लूइड में रखी जाएगी तो उसको घुमाएगा नहीं, वो केवल ट्रांसलेशनल मोशन देगा ना। तो फ्लूइड जो है वो इररोटेशनल होना चाहिए। फिर आपका फोर्थ जो प्रॉपर्टी है बच्चों, इट शुड हैव it should have steady और स्ट्रीमलाइन फ्लो, है ना बच्चों। ये स्ट्रीमलाइन फ्लो का क्या मतलब है? एक्चुअली में दो टाइप के फ्लो होते हैं, एक स्ट्रीम लाइन फ्लो या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर टर्बुलेंट फ्लो, है ना बच्चों। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? जैसे काम वाटर, काम रनिंग वाटर, है ना, मतलब बहुत आराम से कोई पानी किसी चीज में चल रहा है, तो वो आपका जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो। जैसे मान लीजिए कि एक पाइप है, अब बच्चों ये पाइप है, तो पाइप में जो वो पानी है वो बिल्कुल ऐसे चल रहा है, मतलब इसमें जितने भी जो भी वाटर इसमें मूव कर रहा है, इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जैसे यहाँ पे आप अगर बोलें कि एक मॉलिक्यूल ए है, एक मॉलिक्यूल बी है, दूसरा मॉलिक्यूल सी है, तो सी वाले मॉलिक्यूल की अगर v वेलोसिटी है तो बी वाले की भी v वेलोसिटी होनी चाहिए और ए वाले की भी v वेलोसिटी। यानी अगर सी सबसे आगे चल रहा है तो वो हमेशा आगे ही चलेगा, बी वाला मॉलिक्यूल जो है वो उसको क्या नहीं कर सकता, उसको क्रॉस नहीं कर सकता। वैसे ए वाला मॉलिक्यूल जो है वो बी को क्रॉस नहीं कर सकता, ना सी को क्रॉस कर सकता है। तो ऐसा जो फ्लो होता है कि एक मॉलिक्यूल के पीछे दूसरा मॉलिक्यूल हमेशा रहता है, इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। जैसे आप वही टैप चालू करते हो बच्चों, है ना, इस तरीके से आप मान लीजिए कि एक टैप है और ये टैप इस तरीके से आपने चालू किया है। जब आप इसको स्लोली चलाते हो तो देखो बच्चों इस तरीके से लेयर निकलती है वाटर की, और देखो कितना काम होता है, ये बहुत आराम से फ्लो होता है, एक के पीछे एक मॉलिक्यूल होता है, कोई यहाँ पे वो नहीं है। तो ये जो है ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक मॉलिक्यूल के पीछे दूसरा मॉलिक्यूल फ्लो कर रहा है। स्ट्रीमलाइन फ्लो मैं अभी लिखवा दूंगा। लेकिन दूसरे टाइप का जो फ्लो होता है वो होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं। भाई ये वाला मॉलिक्यूल सोचो ये अलग रफ्तार से है तो इसका अलग रफ्तार है, तो ये ऐसे क्रॉस कर जाएगा, ये इससे क्रॉस कर जाएगा, ये इससे क्रॉस कर जाएगा। तो इसमें कोई मॉलिक्यूल के बीच का सीक्वेंस फिक्स नहीं होता है, किसी भी सीक्वेंस से मॉलिक्यूल जो है वाटर के वो जा सकते हैं। तो ये टर्बुलेंट फ्लो करता है। अब आप सोचो इसको बहुत तेज, मतलब ओपन कर दो पूरा टैप। अगर आप देखते हैं ओपन करते हैं जो खास करके प्लास्टिक के टैप आते हैं, आपके कभी घरों में लगा होगा, तो आप उसको ज्यादा अगर खोल दोगे तो इसके पार्टिकल ऐसे बाहर निकलने लगेंगे, बाहर। सामने वाला जो टैप खोलता है तो वो भीग भी जाता है। तो ये जो फ्लो होने लगता है ये टर्बुलेंट फ्लो होना है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कहीं भी निकलने लगते हैं, कहीं भी भागने लगते हैं। तो ऐसा फ्लो जो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है ना बच्चों। जब बाढ़ बाढ़ जब आती है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। जबकि नदी अगर शांति से चलती रहे तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, लेयर बाय लेयर चलती है वो, है ना। तो आई होप आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में अंतर समझ में आ गया है। अच्छा, ये बच्चों वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो कब होगा, टर्बुलेंट। जैसे मैंने आपको टैप का एग्जाम्पल दिया, तो इसमें जब आपने टैप कम खोला था तो स्पीड कम थी, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो था। जैसे ही टैप ज्यादा खोलोगे स्पीड बढ़ेगी, तो टर्बुलेंट फ्लो की बनने के चांसेस है। यानी स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट फ्लो बनने के लिए वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। मतलब एक वेलोसिटी तक कोई फ्लूइड जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है, और अगर उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दे दी जाए फ्लूइड को, तो फिर वो आपका टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस वेलोसिटी पे स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होता है, उस वेलोसिटी को बोलते हैं बच्चों क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना। उस वेलोसिटी को बोला जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। अब ये जो मैंने आपको बताया है तीनों के बारे में, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लिखवा देता हूँ ना, पहले इतना जल्दी से आप नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, जैसे अभी हमने जो बात की है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। स्ट्रीम लाइन
फ्लो, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन दिस फ्लो द पार्टिकल्स of fluid maintain the order and cross any particular point with the same speed with the same speed। अब थोड़ा सा बच्चों इसको मैंने आपको समझाया था, थोड़ा और इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक पाइप है, इसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है बच्चों, तो इसमें फ्लूइड मूव कर रहा है, तो एक ये क्रॉस सेक्शन है और एक यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है। जब पाइप के इस पॉइंट को फ्लूइड क्रॉस कर रहा है तो मान लो कितनी रफ्तार से कर रहा है, v1 रफ्तार से, और जब इस क्रॉस सेक्शन को फ्लूइड क्रॉस कर रहा है मान लो कितनी रफ्तार से, v2 रफ्तार से। तो जब ये पार्टिकल, मतलब कोई भी पार्टिकल है, जब ये ए पार्टिकल यहाँ इस क्रॉस सेक्शन पे होगा तो वो v1 रफ्तार से क्रॉस करेगा, और जब ए पार्टिकल यहाँ होगा तो वो v2 से। वैसे बी जब इस क्रॉस सेक्शन पे होगा तो वो भी v1 से होगा, और जब बी वाला पार्टिकल इस क्रॉस सेक्शन में होगा तो वो v2 से ही क्रॉस करेगा। मतलब जितने पार्टिकल फ्लूइड में है, जितने भी मॉलिक्यूल्स फ्लूइड में हैं, जब वो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करते हैं तो वो बराबर स्पीड से क्रॉस सेक्शन क्रॉस करते हैं, दैट इज v1 स्पीड। और फिर जितने ही पार्टिकल्स इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे वो बराबर स्पीड से करेंगे v2, लेकिन अलग अलग क्रॉस सेक्शन में उनकी स्पीड अलग अलग होगी, है ना। तो ये मत सोचिएगा कि सारे पार्टिकल्स की स्पीड हमेशा सेम है, सारे पार्टिकल्स की स्पीड सेम नहीं है। जितने पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं उन सब की स्पीड सेम है, लेकिन जब वो दूसरे क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करेंगे तो उनकी स्पीड बदल जाएगी। तो इसका मतलब ये हर पार्टिकल की स्पीड सेम है ऐसा नहीं है। जो पार्टिकल्स इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में वो सब v2 से क्रॉस करेंगे, और जितने पार्टिकल्स इस क्रॉस सेक्शन एरिया में वो v1 से क्रॉस करेंगे। ये मेन पॉइंट है बच्चों। इसलिए जो पीछे वाली पार्टिकल्स हैं और जो ये आगे वाले पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में गैप हमेशा सेम रहता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को जितनी स्पीड से आगे वाले पार्टिकल क्रॉस करेंगे, जब पीछे वाले पार्टिकल उस जगह पे आएंगे तो वो भी उतनी स्पीड से करेंगे, है ना। इसलिए ये लिखा गया है। तो इन दिस फ्लो जो ऑर्डर है वो हमेशा मेंटेन रहता है, एक के पीछे एक रहता है। अगर ये सी है, मतलब सी डी मान लो बच्चों, तो अगर सी डी जो पार्टिकल है वो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को v1 से क्रॉस कर रहे हैं, और ए बी पार्टिकल इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को v2 से क्रॉस कर रहे हैं, तो ए बी पार्टिकल जो है वो हमेशा आगे रहेंगे और सी डी जो पार्टिकल है वो हमेशा पीछे रहेंगे। लेकिन सी डी वाले जब पार्टिकल इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में पहुंचेंगे तो उनकी रफ्तार भी v2 रहेगी, जो ए और बी की थी पहले, है ना। तो ये बात जरा ध्यान में रखना। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इन दिस फ्लो द पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड मेंटेन द ऑर्डर एंड क्रॉसेस एनी पर्टिकुलर पॉइंट विद द सेम स्पीड। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करते हैं वो सेम स्पीड से क्रॉस करते हैं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है ना बच्चों किसी भी पाइप में, इस तरीके से इनको हम ऐसे दिखा सकते हैं। जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है इनको ऐसे एरो से दिखा सकते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसे हम लाइन बना के दिखा सकते हैं कि ऑर्डर मेंटेन है, और ये जो लाइंस है ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। तो ये जो लाइन से हम दर्शाते हैं इनको बोलते हैं स्ट्रीम लाइंस। और स्ट्रीम लाइंस की प्रॉपर्टी ये है कि स्ट्रीम लाइन फ्लो में स्ट्रीम लाइंस जो है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो है वो आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं और भी चीजें कि जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं बच्चों, स्ट्रीम लाइंस इसको लिख सकते हैं कैन नेवर इंटरसेक्ट, स्ट्रीम लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो स्ट्रीम लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते।
फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो कि जहां पर ज्यादा क्राउडनेस होगी स्ट्रीमलाइंस की, मतलब पास पास होंगी, वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी बच्चों, ज्यादा होगी। अभी ये प्रूफ करेंगे हम, लेकिन अभी आप सुन लो। जहां पे स्ट्रीमलाइंस पास पास होंगी, मतलब पाइप पतला होगा, वहां पे ये वेलोसिटी ज्यादा होगी। और जहां स्ट्रीमलाइन दूर दूर होगा, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, वहां पे वेलोसिटी कम होती है ना, फ्लूइड की। तो ये पॉइंट भी आप लिख लो। मोर क्राउडेड more crowded streamlines more crowded streamlines means more velocity, means more velocity and less crowded streamlines means less velocity, है ना बच्चों। तो ये आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में। इसके बाद फिर मैंने आपको नेक्स्ट बताया था किसके बारे में बच्चों, टर्बुलेंट फ्लो, है ना। तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है भाई, टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो में लिखते हैं ना, इसमें आप पार्टिकल्स, कोई जबरदस्ती नहीं है कि इन दोनों पार्टिकल्स की एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में सेम वेलोसिटी हो। सी की अलग हो सकती है, डी की अलग हो सकती है, बी से ए की और बी की भी अलग हो सकती है, और सी और डी कभी भी ए और बी को क्रॉस भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता। तो ऐसा जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है ना बच्चों। तो हम लिख सकते हैं पार्टिकल्स व्हेन पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड when particles of fluid do not maintain their serial order and overtake each other then this flow is known as turbulent flow then this flow is known as turbulent flow, है ना बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट भी क्लियर है। और मैंने आपको बताया ना कि ये वेलोसिटी पे रिलेटेड होता है। तो जब जैसी वेलोसिटी होगी, कम वेलोसिटी पे स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, ज्यादा वेलोसिटी पे टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो जिस वेलोसिटी पे स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्जन होता है, उस वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेंगे आप, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की भी डेफिनेशन लिख लीजिए बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इट इज दैट velocity of fluid beyond which streamline flow becomes turbulent flow। तो मेरे ख्याल से आपको बच्चों ये पॉइंट जो है वो क्लियर होंगे। तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। फिर इसी के थ्रू बाद में एक प्रिंसिपल आएगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हाइड्रोडायनेमिक्स में, दैट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल, है ना। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है बच्चों, देखिए मैं आपको समझाता हूं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक पाइप है, ये इस तरीके से पाइप है। एक जगह पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है और एक जगह पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है। इस तरीके से एक पाइप, है ना बच्चों। अब होगा क्या कि यहां से मान लीजिए कि यहाँ पे प्रेशर हाई है, दिस इज हाई प्रेशर रीजन,
एंड दिस इज लो प्रेशर रीजन। तो आपको पता है फ्लूइड ऐसे फ्लो करेगा लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे मान लीजिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है बेटा ये 1 है, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो पाइप का है ये A1 मान लेते हैं, और यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाइप का वो A2 मान लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जो रफ्तार है फ्लूइड की वो V1 है, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में रफ्तार मान लो बदल गई है, और फ्लूइड की रफ्तार कितनी है बेटा V2 है ना। अब आप खुद सोचो भाई, इस पाइप में जितना जितना फ्लूइड एंटर होगा, जितना वॉल्यूम पानी का अंदर आएगा, तो बीच में पाइप में जो पानी है वो रुक नहीं सकता, और कोई बाहर से पानी आ नहीं सकता। तो जितना पानी आएगा, जितना वॉल्यूम पानी का या फ्लूइड का आएगा, उतना वॉल्यूम फ्लूइड का बाहर भी जाएगा, बाहर भी जाएगा बच्चों, आउट होगा। मतलब जितना वॉल्यूम इन है उतना ही वॉल्यूम बाहर आना चाहिए। भाई किसी पाइप में जितना पानी अंदर गया उतना पानी बाहर जरूर आएगा ना, बीच में वो रुक नहीं सकता, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि बीच में अलग से कहीं से पानी आ जाए। तो जितना वॉल्यूम अंदर गया है उतना वॉल्यूम आउट होगा। वॉल्यूम इन इज इक्वल टू वॉल्यूम आउट। तो पहली बात तो ये हमें समझ में आता है लॉजिकली कि वॉल्यूम जितना किसी पाइप में अंदर आएगा, इन होगा, उतना ही वॉल्यूम जो है वो आउट होगा, मतलब बाहर भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन अ पाइप, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बच्चों इस तरीके से, इन अ पाइप द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड in amount of volume fluid in must be equal to the volume of fluid out, है ना। तो जितना वॉल्यूम इन होगा उतना वॉल्यूम आउट होगा, मतलब वॉल्यूम इन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम आउट किसी भी टी टाइम में। अब आप खुद सोचो बेटा कितना वॉल्यूम अंदर आया होगा पाइप में टी टाइम पे। सोचो अगर ये V1 रफ्तार से क्रॉस सेक्शन में आ रहा है तो ये कितनी लेंथ कवर कर लेगा टी टाइम में, V1 इंटू टी। तो वॉल्यूम कितना अंदर हुआ, लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और लेंथ जो है वो V1T है। तो टी टाइम में जो वॉल्यूम इन हुआ है वो V1T इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो V इन है आपका V1T लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1। अच्छा कितना वॉल्यूम आउट हुआ है, तो ये वॉल्यूम आउट हुआ है, ये वॉल्यूम इन हुआ था। अच्छा यहाँ पे ये V2 रफ्तार से गया है, तो इसने टी टाइम में कितनी दूरी कवर की होगी, V2 इंटू टी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। तो कितना वॉल्यूम आउट हुआ है बच्चों, लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये हो जाएगा V2T इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। देखो T और T जो है बच्चों कैंसिल हो गया, तो V1A1 इज इक्वल टू V2A2। यानी प्रोडक्ट ऑफ किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है बच्चों वो सेम होता है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी भी पॉइंट पर जो है वो कांस्टेंट होता है बच्चों, कांस्टेंट। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर वेलोसिटी और एरिया का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हुई। यानी जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है वहां पे रफ्तार कम है, जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है वहां पे रफ्तार ज्यादा है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि A1 जो है बच्चों ग्रेटर देन A2 है, तो V1 जो होगा वो लेस देन V2 हो जाएगा। और ये आप प्रैक्टिकली करते भी हैं ऐसा। आप कभी भी देखा हो जब आप अपने गाड़ी को वॉश कर रहे होते हो या पौधों में पानी डाल रहे होते हो पाइप से, तो अगर कोई पौधा बहुत दूर है, वहां तक पाइप नहीं पहुंच पा रहा है, या कोई गमला बहुत दूर है, तो आप पाइप का जो मुंह है उसको दबा देते थे। जहां से पाइप आपने पकड़ा हुआ है वहां पे उसको थोड़ा सा प्रेस कर देते थे। जब आप दबाते थे तो उससे होता क्या था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता था, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती थी। इसलिए फिर वो पानी का फ्लो जो होता था वो ज्यादा दूर तक जाता था। तो आप जितना तेज ज्यादा दबाएंगे उतना दूर तक आपका जो है पानी की जो
वो फ्लो है वो उतनी ज्यादा दूर गिरता था, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाती थी ना। आपने एरिया कम किया, वॉल्यूम उतना ही निकलना है, तो ऑब्वियसली बात है अगर कम एरिया है तो उतना ही वॉल्यूम निकालने के लिए वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए ना। लॉजिकली सोचो, तभी तो ज्यादा वॉल्यूम, उतना वॉल्यूम कम एरिया से निकल पाएगा। और ज्यादा एरिया है तो वहां पर कम रफ्तार में काम चल जाएगा, क्योंकि वहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है ना बच्चों। तो बेसिकली ये जो है इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो मेरे ख्याल से आपने ये प्रैक्टिकल जो है वो जरूर कभी ना कभी दिया किया होगा, है ना बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो क्लियर होगी। तो इसको नोट करें बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो वॉल्यूम इन अपॉन आउट है ना, तो इसमें हो गया है कि अगर आप डिवाइड बाई टाइम कर देते तो वॉल्यूम पर सेकंड जो इन हो रहा है वही वॉल्यूम पर सेकंड जो है वो टाइम है, तो ये टाइम वैसे भी कैंसिल आउट हो जाता है, तो VA फिर से आ जाता है ना। तो इसको एक तरीके से और डिफाइन किया जा सकता है कि जब स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है तो वॉल्यूम पर सेकंड जो होता है इन वही आउट, मतलब वॉल्यूम पर सेकंड जो होता है वो सेम रहता है स्ट्रीम लाइन फ्लो के केस में, जितना इन होगा उतना आउट हो गया। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, ये टर्मिनोलॉजी जो है वो प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इनटू एरिया, इसको बोलते हैं बच्चों फ्लो रेट। याद रखेंगे, कभी भी आपसे फ्लो रेट पूछा जाए तो फ्लो रेट का मतलब होता है वेलोसिटी इनटू एरिया। तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लो रेट जो होता है वो थ्रू आउट द पाइप जिसमें पानी फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो में, है ना। तो आप यहाँ पे चाहें तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, है ना। तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का स्टेटमेंट है कि ड्यूरिंग स्ट्रीम लाइन फ्लो, ड्यूरिंग स्ट्रीम लाइन फ्लो, during streamline flow, the volume the volume flowing the volume flowing per unit time, the volume flowing per unit time, और इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इनटू एरिया वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो इसको फ्लो रेट भी कहते हैं ना। और फ्लो रेट है ना बच्चों। तो फ्लो रेट दैट इज प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू every cross section of pipe, through every cross section of pipe remains constant, तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको स्टेटमेंट क्लियर है। अच्छा, इसको एक तरीके से और डिफाइन किया जाता है, कई किताबों में आपको ऐसा ना लिख के थोड़ा अलग टाइप का लिखा रहेगा, मैं कैसे आपको बताता हूँ। यहाँ पे वो दोनों साइड डेंसिटी को भी मल्टीप्लाई कर, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल है ना, तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी, इसकी डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये आपको बोला गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर डेंसिटी का दोनों साइड मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इन, तो ये तो मास पर यूनिट टाइम हुआ, मास इन पर यूनिट टाइम दैट इज इक्वल्स टू मास आउट पर यूनिट टाइम, यानी जितना मास अंदर गया है उतना मास उतने ही टाइम में बाहर आएगा। तो एक सेकंड में जितना मास पाइप में अंदर गया है किसी भी क्रॉस सेक्शन में, उतना ही मास एक सेकंड में बाहर आएगा। तो इसको मास पर यूनिट टाइम भी कांस्टेंट होता है, तो आप इसके हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हो ना। तो कई किताबों में इस तरह की स्टेटमेंट मिलेगी आपको। देखो कैसा कि ड्यूरिंग स्ट्रीम लाइन फ्लो, ड्यूरिंग स्ट्रीम लाइन फ्लो the mass per unit time remains constant, है ना बच्चों, remains constant। तो इसकी इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो, देखो VA जो है वो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, इसमें डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दो, तो डेंसिटी इंटू वेलोसिटी टू एरिया, ये हमेशा कांस्टेंट होता है ना। तो कभी अगर आपको ऐसे भी दिया जाए तो आप उसको परेशान मत होना, ये वहीं से सब निकल के आ रहे हैं, है ना। तो आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बच्चों एक चीज और याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मास पर यूनिट टाइम जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जितना मास किसी भी एक क्रॉस सेक्शन को पास करेगा पर यूनिट टाइम वो हमेशा सेम रहेगा। एक्चुअली में ये जो स्टेटमेंट है ये है मास कंजर्वेशन ऑफ मास ही तो है भाई, जितना मास गया उतना मास आया, जितना मास अंदर जाएगा उतना मास बाहर आएगा।
मास कहीं बीच में ऐड नहीं हो सकता और कहीं से वो जो है गायब नहीं हो सकता। तो ये है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी किस लॉ पे बेस्ड है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है ना बच्चों। तो ये भी लिख लो आप, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। कभी कभी पूछ लेते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया, पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन याद रहे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तभी वैलिड है जब आपका जो वो है बच्चों, फ्लूइड जो है वो आइडियल है, जैसे कि हमने उसकी कंडीशन लिखी है ना, तो वो मैंने आपको सारे पॉइंट्स पहले ही बता दी।